नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कोलिसिस्टाइटिस की कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोलिसिस्टाइटिस का मतलब जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें किसी न किसी प्रकार से सूजन का आना होता है। कोलिसिस्टाइटिस और आइटिस जो शब्द होता है जहाँ भी लगता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि शोथ या सूजन सामान्य भाषा में। तो कोलिसिस यानी कि जहाँ पे जो बाइल है उसका जो रिजर्वायर है, बाइल जो इकट्ठा होता है उस जो पाउच यानी कि जो थैली है उसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, कोलिसिस। और जो है वो कोलिसिस्ट, और उसमें आइटिस यानी कि सूजन का होना कोलिसिस्टाइटिस कहलाता है। नॉर्मली जो बाइल होता है उसका सिक्रीशन लीवर से होता है और लीवर से विभिन्न माध्यमों से वो सिक्रीट होता हुआ गॉल ब्लैडर में आता है, जहाँ पे उसका कंडेंसेशन होता है, स्टोरेज होता है। जैसे ही हम कोई फैटी फूड खाते हैं बेसिकली, जिसमें कि फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो इंटेस्टाइन में जाते ही, यानी कि जो छोटी आंत है उसके दूसरे भाग में जाते हैं जिसको ड्यूडिनम कहते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे एक मैकेनिज्म डेवलप होती है और वो उस गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करती है और वहाँ से जो ये बाइल है वो सिक्रीट होकर के ड्यूडिनम में आ जाता है और वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट के पाचन में सहायक होता है बेसिकली। तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये बाइल के रिजर्वायर और उसमें कुछ चेंजेस के लिए एक पाउच टाइप की स्ट्रक्चर बेसिकली होती है। निश्चित रूप से ये जो बीमारी है ये महिलाओं में अधिकतर पाई जाती है, पुरुषों में ये रोग कम होता है। हालांकि अब थोड़ा सा आजकल ये भी देखा जा रहा है कि पुरुषों में भी ये बीमारी की जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है। पहले 5F एक फॉर्मूला हुआ करता था जिसमें जो है वो फैटी, एक महिला फैटी 40 साल की उम्र से अधिक और जिसमें मतलब कि जो फर्टाइल हो, यानी कि जिसके बच्चे हों वो, और इस प्रकार से एक फॉर्मूला था। लेकिन अब वो बहुत अधिक एप्लीकेबिलिटी उसकी नहीं है। सवाल अब यहाँ पे ये होता है कि ये कोलिसिस्टाइटिस क्या है। मैंने आपको बताया कि जो गॉल ब्लैडर का रिजर्वायर है जिसको कि कोलिसिस्ट के रूप में हम जानते हैं, उसका आइटिस यानी कि सूजन, इन्फ्लामेशन, कोलिसिस्टाइटिस कहलाता है। फीमेल में अधिक होती है और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये भी है ध्यान देने की कि जो बाइल का गॉल ब्लैडर से सिक्रीशन इंटेस्टाइन में होता है वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू होता है और ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाकर के पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ मिल करके इकट्ठे ही ड्यूडिनम में खुलती हैं। इसीलिए पैनक्रिएटाइटिस यानी कि पैनक्रियाज जो हमारा ऑर्गन होता है उसमें सूजन का एक कारण महिलाओं में गॉल ब्लैडर डिजीज का भी होना है। तो अब इसमें इन्फेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यदि हम कहें तो ये जो कोलिसिस्टाइटिस होती है ये गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की वजह से होती है, जिसको कि कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहा जाता है। इसका एक दूसरा वेरिएंट जो बहुत कम होता है, जिसको हम 10% के आसपास मान सकते हैं या उससे भी थोड़ा सा कम, वो होती है ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, यानी कि जिसमें कोई भी स्टोन गॉल ब्लैडर में नहीं है बल्कि अन्य कारणों से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल कारण कुछ भी हो, इसमें होता क्या है कि गॉल ब्लैडर की जो म्यूकोजा होती है
उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है और सूजन होने के साथ ही जो उसके ऊपर की लेयर होती है वहाँ की पेरिटोनियम में भी ये पेन एक लोकलाइज्ड पेट के दाहिने साइड में ऊपर की ओर महसूस होता है और यहाँ पे होने के साथ-साथ ही ये टिप ऑफ शोल्डर यानी कि कंधे के ऊपर और बैक में यानी कि कमर में भी इसमें दर्द का होना एक सामान्य लक्षण होता है बेसिकली। जहाँ तक गॉल ब्लैडर स्टोन्स की बात है, तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्टोन होते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन, जो कि कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। इसकी खास बात क्या होती है कि ये स्टोन 1, 2 या मैक्सिमम 3 तक होते हैं। बहुत अधिक मात्रा में ये नहीं होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। होता क्या है कि जब ये स्टोन की फॉर्मेशन होनी शुरू होती है गॉल ब्लैडर के अंदर और ये साइज़ में धीरे-धीरे बढ़ते चले जाते हैं, तो शुरू में तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। लेकिन जब इसका साइज़ बढ़ जाता है और ये मूव क्योंकि गॉल ब्लैडर की मूवमेंट तो हर समय होती रहती है, जैसे ही हम कोई फैटी फूड खाएँगे, तो वहाँ से बाइल निकलेगा और वो बाइल डक्ट के कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी डुओडेनम में चला जाएगा। तो जब ये मूवमेंट होगी, तो ये जो स्टोन साइज़ में बड़ा होता है ये और गॉल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट का जो जंक्शन होता है, वहाँ पे थोड़ा-सा गॉल ब्लैडर डायलेट होता है। यानी कि वो जो उसका नेक होता है, जहाँ पे वो कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ा होता है, वो थोड़ा-सा डायलेट होता है। मैं अगले वीडियो में इसको स्केच के रूप में आपको बताऊँगा। अभी मैं एक इसका जनरल डिस्क्रिप्शन आपको बता रहा हूँ। तो ये स्टोन वहाँ पे इम्पैक्ट हो जाता है क्योंकि वो जगह चौड़ी होती है। अब इसके इम्पैक्ट होने से होता क्या है कि जो गॉल ब्लैडर है, उसमें जो बाइल है, वो आगे नहीं जा पाता है। वो गॉल ब्लैडर में ही रुका रहता है और साथ ही साथ जो लीवर से बाइल आता है, दोनों हेपेटिक डक्ट राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से, वो भी गॉल ब्लैडर में कम जा पाता है क्योंकि स्पेस वहाँ पे कम हो जाता है। इसलिए ये बाइल वहीं पे स्टेसिस इसकी हुई रहती है और इसमें जो गॉल ब्लैडर के अंदर की म्यूकोसा है, वहाँ से म्यूकस सिक्रीशन होता है और धीरे-धीरे क्या होता है कि गॉल ब्लैडर का साइज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मल से ये बड़ा हो जाता है और बाइल के साथ जो है वो मिक्स अप होकर के जो ये बेसिकली म्यूकस और बाइल हैं, ये क्या बना देते हैं? म्यूकोसील बना देते हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर का साइज़ इसमें बड़ा होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये दोनों स्टोन में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ क्योंकि जब भी कोलेस्ट्रॉल स्टोन यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, तो गॉल ब्लैडर का साइज़ क्या होगा? वो बढ़ेगा और वो डिस्टेंशन होने से पेन की फीलिंग हो जाती है, पेन की फीलिंग होती रहती है। ये जो म्यूकोसील है कई बार ये म्यूकोसील बढ़ के गॉल ब्लैडर का साइज़ बहुत बढ़ा देता है और कई बार इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण से यहाँ पे पस फॉर्मेशन भी हो जाती है और इस कंडीशन को कहा जाता है एम्पाइमा और ये एम्पाइमा अनेक बार बहुत कम वैसे रेयर चांसेस होते हैं ये गॉल ब्लैडर रप्चर होकर के ये जो स्टोन है ये पेरिटोनियल कैविटी में डिसलॉज हो जाते हैं और कई बार क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो गॉल ब्लैडर के साथ इन्फ्लामेशन के कारण से अटैच हो जाती है और इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बन के ये जो स्टोन है बेसिकली ये डायरेक्ट इंटेस्टाइन में भी चले जाते हैं। तो ये एक मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल स्टोन के बारे में। दूसरे प्रकार के जो स्टोन होते हैं उनको हम पिगमेंटेड स्टोन कहते हैं। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? जो बाइल होता है उसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो बाइल साल्ट होता है और दूसरा बाइल पिगमेंट होता है। तो जब ये जो पिगमेंट है बाइल पिगमेंट इसका डिपोजिशन यहाँ पे गॉल ब्लैडर में होने लग जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो स्टोन बनते हैं ये पिगमेंट स्टोन होते हैं और इन पिगमेंट स्टोन की खास बात क्या होती है कि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। जहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं वो सॉलिटरी या एक दो ही होंगे
लेकिन साइज़ में बहुत बड़े होंगे। जबकि जो पिगमेंट स्टोन होते हैं, ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और मल्टीपल होते हैं और ये ऑलमोस्ट पूरे गॉल ब्लैडर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, ये बहुत सारे स्टोन्स जो होते हैं, ये गॉल ब्लैडर के अंदर की जो म्यूकोज़ा है, उसको कॉन्टिन्यूअस इरिटेट करते रहते हैं और उसमें इन्फ्लेमेशन होने के कारण से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जब उसकी हीलिंग होती है, तो वहाँ पे वो वॉल जो है श्रिंक होने लग जाती है। इस कंडीशन में गॉल ब्लैडर का जो साइज़ है, वो श्रिंक करता है। तो ध्यान देने वाली बात है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन में गॉल ब्लैडर का साइज़ बढ़ता है, जबकि पिगमेंटेड स्टोन में गॉल ब्लैडर का साइज़ धीरे-धीरे कम हो जाता है। और इसी साइज़ के कम होने से अनेक बार क्या होता है, क्योंकि ये स्टोन बहुत छोटे होते हैं और ये स्टोन गॉल ब्लैडर के नेक से स्लिप करके कॉमन बाइल डक्ट में चले जाते हैं और वहाँ कॉमन बाइल डक्ट में जाकर के ये स्टोन क्या करते हैं, बाइल के फ्लो में रुकावट उत्पन्न करते हैं और जॉन्डिस उत्पन्न कर देते हैं, जिसको कि हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस के प्रकरण में आगे पढ़ेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होती है, यहाँ पे अभी टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो इसलिए पिगमेंटेड स्टोन जो होते हैं, जो बहुत छोटे और मल्टीपल अनेक प्रकार के होते हैं, इनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इससे होती है। और तीसरे प्रकार के जो स्टोन होते हैं, वो मिक्स टाइप के स्टोन होते हैं, लेकिन अधिकतर जो स्टोन मिलते हैं वो कोलेस्ट्रॉल या पिगमेंटेड स्टोन बेसिकली मिलते हैं। अब इन स्टोन्स की वजह से गॉल ब्लैडर में सूजन उत्पन्न होती है और सूजन उत्पन्न होने से जो कंडीशन होती है, उसको कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। ऐसे रोगियों में क्या होता है बेसिकली, बहुत तेजी से जो सिम्टम है, वो पेन का जो सिम्टम है वो मेन होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मैक्सिमम केसेस में जो है वो पेन का सिम्टम होता है। और पेन मैंने बताया कि दाहिनी तरफ, पेट के दाहिनी तरफ ऊपर के भाग में ये पेन मुख्यतया होता है, जो कि कई बार शोल्डर पे और पीछे बैक में चला जाता है। गॉल ब्लैडर के जस्ट पीछे की तरफ बैक में ये पेन फील होता है बेसिकली। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें पेन की कोई कंप्लेंट होती ही नहीं है और उनको पता भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ उनके पेट में है। तो कई बार जब वो अन्य कारणों से अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, तो उसमें कुछ स्टोन जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे रोगियों में जिनमें पेन कोई एक मुख्य लक्षण के रूप में नहीं होता है, उन रोगियों में एक लक्षण मिलता है जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं, यानी कि पेट का फूलना। पर्टिकुलरली यह जो ब्लोटिंग होती है, यह खाना खाने के बाद मुख्यतया होती है। आपने सुना होगा बहुत सारी महिलाओं को ये शिकायत करते हुए कि जब भी वो खाना खाती हैं, कुछ तला हुआ या घी युक्त जब खाना खाती हैं, तो खाना खाने के बाद उनका पेट फूल जाता है। क्योंकि वहाँ पर गॉल ब्लैडर प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रहा होता है और उस कारण से जो फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, डाइजेशन होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है और वो जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो जो इंडाइजेशन है, उसके कारण से खाना खाने के बाद उनका पेट फूलने की एक शिकायत जो होती है, वो निश्चित रूप से हो जाती है इसमें। तो इस प्रकार से ये जो सिम्पटम है, जिसमें कि पेन नहीं होता है और अगर रोगी कोई टेस्ट ना कराए, तो उसको पता भी नहीं चलता कि उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है जब भी कोई अल्ट्रासाउंड या इस प्रकार की चीज़ कराई जाती है। लेकिन कहीं न कहीं पाचन संबंधी कोई समस्याएँ उसको बनी रहती हैं। इस प्रकार से एक इसमें हम ये कैसे पता लगाएँ कि भई ये इसको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। रोगी पेन में आता है, पेन में उसको पेन के साथ-साथ थोड़ा-सा नाउज़िया यानी कि जी मिचलाने जैसी शिकायत, कुछ लोगों को उल्टी भी हो जाती है, हल्का फ़ीवर कई बार देखने को मिलता है इसमें। तो जब रोगी की जाँच की जाती है, तो उसमें 2 साइन बेसिकली मिलते हैं।
एक साइन को हम कहते हैं मर्फी साइन और दूसरे साइन को हम कहते हैं बॉयस साइन, MURPHY, मर्फी साइन, और दूसरा होता है बॉयस साइन। मर्फी साइन में क्या होता है बेसिकली, पेशेंट को जब हम एक कॉट के ऊपर या टेबल के ऊपर लेटाते हैं, काउच के ऊपर लेटाते हैं, तो लेटाने के बाद उसके पैर मोड़ने के लिए उसको कहते हैं ताकि पेट की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं। हम अपना हाथ, जो ये कोस्टल मार्जिन होता है, जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं आगे का भाग, इसके नीचे रखते हैं और रोगी से कहते हैं कि वो सांस रोके और सांस ले। तो आप जानते हैं कि जैसे ही रोगी अंदर की तरफ सांस लेता है, तो अंदर की तरफ सांस लेने से उसके लंग जो है वो फैलते हैं और लंग फैलने की वजह से जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ जाता है, यानी कि जो गॉल ब्लैडर है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। और जब सांस छोड़ा जाएगा तब वो क्या है कि लंग वापस अपनी कंडीशन में आएंगे और गॉल ब्लैडर ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो उस दृष्टि से सांस लेते समय अंदर गॉल ब्लैडर नीचे जाता है, सांस छोड़ते हुए गॉल ब्लैडर बाहर की तरफ आता है। तो रोगी जब सांस छोड़ेगा तो हम अपना हाथ इस कोस्टल मार्जिन के नीचे रखेंगे और रोगी से कहेंगे कि वो सांस अंदर की तरफ खींचे। जैसे ही वो सांस अंदर की तरफ खींचता है और हमारा हाथ नीचे की तरफ प्रेस होता है, तो वो गॉल ब्लैडर को कम प्रेस करता है क्योंकि गॉल ब्लैडर नीचे आएगा। और चूंकि उसमें सूजन है, उसमें प्रॉब्लम है, तो रोगी क्या करेगा, अपना सांस अंदर की तरफ जो ले रहा है उसको रोक लेगा, वो होल्ड कर लेगा। तो इसको कहते हैं मर्फी साइन। जो बॉयस साइन है, बॉयस साइन का अर्थ होता है कि गॉल ब्लैडर के जो आसपास का ये पीछे की तरफ की जो रिब्स और कोस्टल कार्टिलेज है, यहाँ पर इस एरिया में नॉर्मली हाइपर एस्थीसिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी। जैसे हम बॉडी के किसी पार्ट में कोई टच करते हैं तो एक नॉर्मल टच सेंसेशन फील होता है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है कि हाथ लगाते ही वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो इस एरिया में हाइपर सेंसिटिविटी का होना ये शो करता है कि गॉल ब्लैडर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये कुछ जो है साइन होते हैं बेसिकली, जिनको हम साइन को जान करके और फिर उसके बाद हम ये अनुमान लगाते हैं कि इसको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर हम क्या करेंगे, हम उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतर आज के समय में जो इन्वेस्टिगेशन है और इकोनॉमिकल, वो अल्ट्रासाउंड है। रोगी से इसमें कहा जाता है कि वो खाली पेट ही अल्ट्रासाउंड कराए, कम से कम 4 या 5 घंटे का एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के कराने के बाद समस्या क्या होती है कि गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को इंटेस्टाइन में भेज देता है और वो उतना नॉर्मली डिस्टेंडेड नहीं होता है, तो हमको उतनी डेफिनेशंस नहीं मिल पाती है। इसलिए 4-5 घंटे का यदि उसमें स्टार्वेशन रहेगा, खाली पेट रहेगा, तो गॉल ब्लैडर नॉर्मली डिस्टेंडेड रहेगा और गॉल ब्लैडर की वॉल की थिकनेस और उसी के साथ साथ अंदर उसमें कोई स्टोन है वो भी, और साथ ही साथ यदि सीबीडी में कोई स्टोन स्लिप हो गया है उसका भी पता यहाँ पे अल्ट्रासाउंड से आराम से लगाया जा सकता है। जब एक बार डायग्नोसिस हो जाता है कि हाँ इसको गॉल ब्लैडर डिजीज है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, ये डिजीज सर्जिकल है। इसमें मेडिसिन से केवल हम डिजीज को डेफर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट इसमें अल्टीमेटली सर्जिकल ही होना है। क्यों होना है, ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जो हमने ट्राई की हैं जिनसे कुछ स्टोन्स हमने निकलते हुए भी देखे हैं, लेकिन चूंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो जाती है, तो यदि कोई गॉल ब्लैडर स्टोन स्लिप करके बाहर भी आ जाता है, उसके थोड़े ही दिन बाद वो पुनः दूसरा स्टोन बनने की टेंडेंसी वहाँ पे हो जाती है। तो इसलिए अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट रहेगा वो तो गॉल ब्लैडर का रिमूवल ही रहेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प है नहीं। तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट तो गॉल ब्लैडर का रिमूवल ही है। उसके बाद यदि हम ये चाहते हैं कि कुछ दिन के लिए इसको टाल दें, तो जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है जिसमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, डाइट के ऊपर जिसमें कि लो फैट डाइट का यूज़ करना है और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना है, उससे हम ये काम चला सकते हैं। बट जो अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट इसका होगा
वो ट्रीटमेंट बेसिकली सर्जिकल ही इसमें होता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको गॉल ब्लैडर डिजीज़ के बारे में बताई, कोलिसिस्टाइटिस के बारे में बताई। आशा है इससे आपको कुछ चीज़ें समझने में आसानी हुई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।